नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक शख्स को तमंचे पे डिस्को आपने सुना होगा, लेकिन जब एक शख्स ने एक टिकटॉक बना दिया तमंचा लहराते हुए तो किस तरह से सलाखों के पीछे उसे जाना पड़ा। सबसे पहले ये देखिए। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और जनाब तमंचे से खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला शाहजहांपुर चौक कोतवाली का है। छात्र नेता अंकित भारती ने अवैध तमंचे में कारतूस भरकर फिल्मी अंदाज में वीडियो शूट किया और फिर उसे वायरल कर दिया। नाम दिया तमंचे पर टिकटॉक, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई तो पुलिस अलर्ट हो गई और अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। वो यही बता रहा सब टिकटॉक में ऐसा मुझे हमारी समझ में आ रहा तो हम करने लगे। पुलिस ने अंकित के पास से 2 तमंचे बरामद कर लिए हैं और फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। और आपको दिखाते कर्नाटक में किस तरह से हीलियम से भरे हुए गुब्बारे एक समारोह में लगाए गए थे। अचानक से जब वो फट गए और आग लग गई, कैसे बड़ा हादसा टला जरूर। इस वीडियो को गौर से देखिए। सामने पूजा हो रही है और वहीं कुछ लोग खड़े हैं। लोगों के बीच मौजूद हैं सुरतुर मठ के मुख्य पुजारी शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी। आयोजन में सजावट के लिए कई गुब्बारे लगाए गए। हवा चली और गुब्बारे इन लोगों के चेहरे के सामने आ गए और उसके ठीक बाद तेज धमाके के साथ सारे गुब्बारे एक साथ फट गए। गुब्बारे फटने के बाद धमाके के साथ साथ आग की लपटें भी निकली, जिसकी चपेट में वहां मौजूद लोग और स्वामी जी भी आ गए। बलून धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौजूद एक शख्स का चेहरा झुलस गया, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, ये आयोजन एक कुश्ती टूर्नामेंट से पहले हो रहा था, जहां स्वामी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और हादसा आज कुंभ के प्रयागराज में भी हुआ। किस तरह से योगी आदित्यनाथ जिस शिविर के संस्थापक हैं, आज उसी के शिविर के टेंटों में जो है वो आग लग गई। गनीमत ये रही कि ये आग जो है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैली। वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं। कुंभ में लगी योगी महासभा शिविर में लगी भीषण आग, देखते ही देखते कई टेंट जलकर हो गए खाक। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा यहाँ खाक हुए सामान से लगाया जा सकता है। टेंट में रखा फर्नीचर, अंदर मौजूद पूजा का सामान, कई पत्रिकाएं जलकर खाक हो गयी। आग में भारी मात्रा में कैश जलकर बर्बाद हुआ। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां जल गयी। वो तो दान दक्षिणा का होता, उसका क्या नुकसान, वो तो कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, कागज का टुकड़ा है। परमात्मा का दिया, बाबा का दिया, शरीर सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। टेंट है, वो उसमें फर्नीचर था, ये चीजें छोटी मोटी चीजें नुकसान का होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। सब बढ़िया है, सब अच्छा है। बताया जा रहा है कि रात भर ब्लोअर चालू रहने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। शुरुआत में आग एक टेंट में लगी, लेकिन धीरे धीरे आग की लपटों ने पास के टेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के तुरंत बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताते हैं, जिस योगी महासभा शिविर के टेंटों में आग लगी है और शिविर के अध्यक्ष खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सीबीआई वर्सेस केंद्र सरकार की जो पूरी की पूरी लड़ाई जिस तरह से बना दिया था, केंद्र सरकार वर्सेस जो है ममता बनर्जी, और जिस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी धरने पर बैठी, अदालत तक मामला गया। अदालत ने आज साफ कह दिया कि राजीव कुमार को जो है वो सीबीआई के सामने पेश तो होना पड़ेगा किसी न्यूट्रल जगह। अवमानना के मामले में जरूर कह दिया कि भाई 2 हफ्ते के भीतर जवाब दिया जाए। करीब 40 घंटों के सियासी ड्रामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा। हालांकि कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार सीबीआई जांच में सहयोग करें, उन्हें शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में भी बंगाल सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीबीआई के तमाम आरोपों पर सफाई दी गई। सीबीआई ने कहा कि हमारे अधिकारियों से बदसलूकी हुई, तो बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि रविवार के दिन कमिश्नर के घर क्यों पहुंची सीबीआई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों से जांच ठीक से नहीं हुई। इस पर बंगाल सरकार ने दलील दी कि जांच में अधिकारियों का नाम तक नहीं है। सीबीआई ने कहा कि पुलिस की तरफ से उन्हें सौंपी गई कॉल डिटेल अधूरी है। बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई की कोशिश अधिकारियों को परेशान करने की है। सीबीआई ने कहा कि एसआईटी ने चिटफंड घोटाले की सही जांच नहीं की। इस पर बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई राज्य पुलिस को परेशान कर रही है, लेकिन सीजीआई ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के आरोपों पर जवाब देना है। दरअसल ये लड़ाई से ज्यादा कहीं ना कहीं सियासी संग्राम ज्यादा था और इसी तरह से इस मामले को जो है तूल दिया गया था और लाजमी था। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, जब निर्देश दिए गए, तो हर पार्टी उसे अपनी अपनी तरह से अपनी जीत बताने में लग गई। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्च न्यायालय का है। जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली। कि उनका राज्य उनके नेतृत्व में भय से मुक्त नहीं है, तो वो ये उत्सव का विषय मानती हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं टू
all the political parties. सब जीत गए, बस ये समझ नहीं आया हारा कौन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने अपने अंदाज में सब जीत का ऐलान कर रहे हैं, एक दूसरे पर सवालों के तीर चला रहे हैं। सवाल सियासी है, इसलिए बंगाल में सियासत का जमावड़ा है। मंच विपक्ष की राजनीति का केंद्र बन गया, जहाँ से 2019 का बिगुल फूंका जाना है। सृजन घोटाला हुआ था, इसलिए वो बीजेपी से हाथ मिला लिए और उस सृजन घोटाले में कुछ नहीं हो रहा, कोई जांच नहीं हो रही। यानी लड़ाई इस बात की नहीं है कि शारदा चिटफंड लूटकांड के पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलेगा, विरोध इस बात पर है सिर्फ यही जांच क्यों हो रही है। यकीनन जांच चेहरा देखकर नहीं होनी चाहिए, पर सवाल ये भी कि क्या सियासत के जरिए जांच को डिरेल करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं योगी आदित्यनाथ का चॉपर नहीं उतर रहा था, उसको लेकर योगी तमतमा रहे थे। आखिरकार उनकी चॉपर की लैंडिंग हुई, उन्होंने पुरुलिया में जाकर जनसभा को संबोधित किया और जमकर ममता को घेरा भी। टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी। ममता बनर्जी की नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने वार्म के कार्यक्रमों पर मोदी जी के दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कार्य किया था। ममता बनर्जी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन योगी आदित्यनाथ बंगाल पहुंच ही गए। हेलीकॉप्टर उतरने पर रोक लगी तो झारखंड के रास्ते योगी पुरुलिया पहुंचे। भीड़ पहले से ही उन्हें सुनने के लिए जमा थी और लोगों के हुजूम के बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधा वार किया। सीबीआई से लेकर गरीबों के घर तक ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया और हिंदुत्व कार्ड खेलने में भी पीछे नहीं रहे। ये शायद बंगाल में बीजेपी का संग्राम ही है जिसमें ममता बनर्जी की पेशानी पर बल ला दिए हैं। निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी की मजबूत होती जमीन साफ नजर आई है और बीजेपी के तेवर और शायद रैलियों में लोगों का बढ़ता जोश देखकर ही बीजेपी गदगद है और ममता बनर्जी दंगल कर रही हैं। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के आश्वासन के बाद अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। अन्ना के अनशन का 7वां दिन था। दरअसल लोकपाल और लोकायुक्त की मांग को लेकर अन्ना जो है अनशन पर चले गए थे 30 जनवरी से, और उसके बाद से वो लगातार उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था और उनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही थी। और आज जब उनसे मुलाकात करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे, आश्वासन दिया, तब अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। और आज यूपी विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन जो है खूब हंगामेदार रहा। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जो है वो खड़े हुए, लगातार हंगामा होने लगा। यहां तक की खबरें तो ये भी निकल कर आई कि कागज के गोले बनाकर राज्यपाल पर भी भेजे गए। बंगाल पहुंचने से पहले सीएम योगी भी विधानसभा में मौजूद रहे। जैसे ही वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विपक्षी दलों के विधायक हाथों में पोस्टर लिए बवाल करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस दौरान राज्यपाल पर कागज के गोले भी फेंके गए। हंगामे के दौरान एक विधायक की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। एसपी के विधायक सुभाष पासी भी इस दौरान नारेबाजी कर रहे विधायकों के साथ थे, लेकिन तभी अचानक गश खाकर सदन में गिर गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और प्रियंका गांधी विदेश लौट आई हैं। जिस तरह से 23 जनवरी को मुकर्रर हो गया था कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ रही हैं और अब उनका कमरा भी तय हो गया है। जी हां, वो उसी कमरे में बैठेंगी जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे, जिस कमरे में वो बैठा करते थे, और उनका कमरा जो है ठीक राहुल गांधी के बगल वाला होगा। इससे साफ हो जाता है कांग्रेस में अब नंबर 1 नंबर 2 कौन होगा और किस टीम के साथ कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस दफ्तर के इसी गलियारे में प्रियंका गांधी का स्थायी दफ्तर बन गया है। मंगलवार को इस कमरे के बाहर प्रियंका गांधी के नाम का नेम प्लेट भी चस्पा कर दिया गया। बता दें कि कभी इस कमरे में राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। प्रियंका का दफ्तर ठीक राहुल के बगल में बनाया गया है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ठीक प्रियंका के सामने वाला दफ्तर दिया गया है। यही वो कॉरिडोर है जिससे भी कांग्रेस का संचालन होता आया है और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी के साथ साथ देश भर की रणनीति भी यहीं से बनाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री ने पूरे देश की राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए। और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी के साथ साथ प्रियंका पर उत्तर प्रदेश की निगाहें भी टिकी हुई है। प्रियंका गांधी को 23 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार देने की घोषणा राहुल गांधी ने की। अमेरिका दौरे पर होने की वजह से प्रियंका 7 फरवरी को एक बैठक के जरिए अपनी जिम्मेदारियां स्वीकारेंगी। और किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आया पुंछ के कृष्णा घाटी में, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज एक बार फिर सरहद पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। पुंछ के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। पाक रेंजर्स ने भारतीय जवानों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंकवाद पर बातचीत का पाखंड करने वाला पाकिस्तान अक्सर सीजफायर का उल्लंघन करता है। 24 जनवरी को पाकिस्तान ने बीएसएफ की पोस्ट पर दागे मोर्टार। 20 जनवरी को कठुआ में पाक रेंजर्स ने सीजफायर का उल्लंघन किया। 17 जनवरी को पाकिस्तान ने बॉर्डर पर की जोरदार फायरिंग। जवाब में भारत ने भी 4 पाकिस्तान जवानों को मार गिराया। 15 जनवरी को पाक फायरिंग में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए। साल 2019 में अब तक 40 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान।
और किस तरह से कश्मीर में लगातार सेना के एग्रेसिव ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ है कि आतंकी जो हैं उनके पास अब आतंकी नहीं बचे हैं, आतंकी संगठनों के पास, और अब नौबत आ गई है कि हथियार नहीं है, हथियार लूट की कोशिश हो रही है, वो भी सेना सुरक्षा बल मिलकर नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। पहले तो भारतीय जवानों ने एक के बाद एक दहशतगर्दों के टॉप कमांडर्स को जहन्नुम का टिकट दिखा दिया और अब सुरक्षा बलों की सख्ती और चौकसी से आतंकी बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट की वजह आतंकियों के पास हथियारों में भारी कमी है। इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन है। उस फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए टारगेट्स जो कि सॉफ्ट है कंपैरेटिवली, जैसे वीआईपी कोई प्रोटेक्टी है, उसके टारगेट्स जो सॉफ्ट है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ जाके कोई किसी के पास एसपीओ है या किसी को कांस्टेबल की कार्ड है, वहाँ से लूटिंग हो रही है। हथियार नहीं होने की वजह से आतंकी छटपटा रहे हैं। एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो रही है। इस वजह से आतंकी जब हथियार लूटने का प्लान बना रहे हैं, वीआईपी लोगों के निजी सुरक्षा कर्मियों को आतंकी सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में कश्मीर घाटी में हथियार लूटने की वारदात बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में 74 हथियार लूटे गए हथियारों में 17 AK-47 राइफल, 23 SLR और 14 इंसास राइफल शामिल है। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को भी नाकाम कर उन्हें बेबस कर दिया है। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए क्राइम कट टू कट। मेरठ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स नाबालिग रेप पीड़िता की मां की पिटाई कर रहा है। इस वीडियो में आरोपी ही महिला की पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि रेप का आरोपी एक दरोगा है जो महिला पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। जब महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो महिला पर हमला कर दिया। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। एक मजदूर को अपना हक मांगना इतना भारी पड़ गया कि मालिक ने उसे बाइक से बांधकर पूरे शहर में घुमाया। मामला मध्य प्रदेश के मंडाला का है। मजदूर को उसके मालिक ने इससे पहले जमकर पीटा और फिर भद्दी गालियां दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मजदूर की मदद की और आरोपी को गिरफ्तार करवाया। आगरा के हरि पर्वत इलाके में एक शख्स की खून से सनी लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की लाश के पास ही शराब की कैन बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्यारों ने पहले इस शख्स को शराब पिलाई और फिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। अब बीजेपी नेता की दबंगई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर नेताजी तलवार से केक काटते हैं और उसे लहराते हैं। हेकड़ी भारी पड़ गई जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें 1 फरवरी की बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता निखिल मुरकटे ने अपना जन्मदिन की पार्टी दी, दोस्तों को न्योता दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बेलगाम नॉर्थ से विधायक अनिल बेके ने वहां शिरकत की, लेकिन जश्न के दौरान निखिल ने तलवार निकाल ली, उसी से केक काटा और फिर तलवार लहराने लगे। लेकिन तस्वीरें सामने आई तो पुलिस हरकत में आ गई और निखिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्चों में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने योजना चलाई कि उन्हें आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं वक्त वक्त पर अंतराल के बाद। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में बच्चों को आयरन की गोलियां या तो सही तरीके से नहीं बांटी गई या गोलियों में क्या खामी थी, इसकी जांच का विषय है, पर बच्चे बीमार जरूर हो गए। अस्पताल के बिस्तर पर करहा रहे ये बच्चे स्कूल में पढ़ने आए थे, लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही से इनकी जान पर बनाई। किसी के हाथ में ड्रिप लगी है, कोई बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। मामला हल्द्वानी के ओखला कांडा स्कूल का है, जहां दोपहर में इन्हें आयरन की गोलियां दी गई। थोड़ी देर में एक के बाद एक बच्चों की तबियत बिगड़ना शुरू हुई। कुल 48 बच्चों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 48 बच्चों के बीमार होने की खबर मिलते ही पूरे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर इलाके के विधायक तक हरकत में आ गए। अस्पताल जाकर बच्चों का हालचाल जाना। सिटी मजिस्ट्रेट ने बच्चों के उचित इलाज के निर्देश दिए, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसने बच्चों की जान से खिलवाड़ किया। और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट से सरगंगाराम अस्पताल, जो कि करोलबाग में पड़ता है, वहां 13 मिनट में पहुंचा जा सके, लेकिन ऐसा हुआ जब बात थी 9 महीने की एक बच्ची की जान बचाने की, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। सोमवार को एक 9 महीने की बच्ची की जान बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने IGI एयरपोर्ट से सरगंगाराम अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। 12 किलोमीटर के इस रास्ते को ट्रैफिक पुलिस की मदद से महज 13 मिनट में तय किया गया। बता दें, शाम 5:10 पर एम्बुलेंस एयरपोर्ट से निकली और 5:23 पर अस्पताल पहुंच गई। आमतौर पर राजधानी में रास्ता करीब 1 घंटे में तय हो पाता। इससे पहले रांची में भी रानी हॉस्पिटल से लेकर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बच्ची को चंद मिनटों में पहुंचाया गया। बता दें कि 9 महीने की खुशी का इलाज फिलहाल सरगंगाराम अस्पताल में चल रहा है। चुनावी मौसम में शादियों के अनोखे कार्ड की खबरें तो आपने सुनी, जहां पर लोग अपने प्रिय नेता के लिए वोट मांगते हैं शादी के कार्ड के बहाने। लेकिन अब एक ऐसी अनोखी शादी दिखाते हैं जहां पर दूल्हा दुल्हन ने पहले अंगदान का संकल्प मेहमानों से दिलवाया। ये आपको आम शादी लग रही होगी, लेकिन दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे से पहले 2000 लोगों के बीच अंगदान का संकल्प लेकर इसे खास बना दिया। राजस्थान के बारा में 20 जनवरी को टिंकू ओझा की शादी तृप्ति से हुई। अंगदान को लेकर समाज में खास संदेश देने के लिए दूल्हा और दुल्हन ने सभी मेहमानों के सामने संकल्प पत्र साइन किया। इस दौरान अलग अलग लोगों ने 5 दिल, 30 किडनी, 140 आंखों के दान करने का संकल्प लिया। अंगदान का संकल्प लेने वाले दूल्हा टिंकू ने बताया कि इस पहल से समाज में जागरूकता बढ़ेगी। मरीजों को मृत्यु उपरांत नेत्रदान कराएं, जिससे वो लोग कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में जीवित रहेंगे और हम लोग एक अच्छा कार्य संपन्न करा पाएंगे। एक निजी संस्था की पहल पर टिंकू और तृप्ति ने कदम उठाए। ये संस्था पिछले 8 सालों से इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है।
और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों आज एनजीटी को यह कहना पड़ गया कि अगर यमुना को साफ करना है तो फिल्मी सितारों की मदद लेनी पड़ेगी। यमुना के पास कूड़े का अंबार, गंदगी से जहरीला होता नदी का पानी अब चिंता का विषय बन गया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने नसीहत दी है कि बिना पेंट वाली केवल चिकनी मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्म और टीवी कलाकारों को इसको लेकर समाज में संदेश देना चाहिए। एनजीटी पैनल ने टीवी रेडियो के जरिए जागरूकता फैलाने की नसीहत दी, साथ ही मूर्तियों की अधिकतम लंबाई 3 फुट रखने को कहा।